हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अब इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं, पार्ट नंबर 4 पे। लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ें डिस्कस करी थी उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल प्लेन कर लिया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इक्वेटोरियल प्लेन हमने दोनों डिस्कस कर लिए थे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो इक्वेटोरियल प्लेन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल पेपर में काफ़ी बार देखा गया है, एक बार न्यूमेरिकल फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर आपको थोड़ी बहुत कहीं झिझक रह भी गई होगी, क्लैरिटी नहीं आई होगी, तो सारी क्लैरिटी आपको इसमें आ जाएगी। सो वीडियो को पूरा देखना एंड तक, क्योंकि एक बार भी अगर आप थोड़ा सा पोर्शन स्किप कर देते हो या बीच में छोड़ देते हो तो वो चीज़ फिर समझ आने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। 2 point charges of 10 raised to the power minus 8 coulomb and minus 10 raised to the power minus 8 coulomb are placed 0.1 meter apart. तो 0.1 मीटर अपार्ट है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए, ये रहा ए पॉइंट, ठीक है, एट बी, ये रहा बी पॉइंट, और एट सी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट पर नहीं निकालनी है, ए पे भी निकालो, बी पे भी निकालो और सी पे भी निकालो। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेस जो है एक पी पर है और एक क्यू पर है। पी पर जो आपका वो है चार्ज बैठा हुआ है वो प्लस 10⁻⁻8 कूलम है, और क्यू पॉइंट पर जो Q2 है वो -10⁻⁸ है। क्या ये दोनों डाइपोल है? हाँ बिल्कुल डाइपोल है, क्योंकि डाइपोल की पहचान ही क्या होती है? डाइपोल मतलब दो पोल होंगे, चार्जेस इक्वल होंगे, साइन अपोजिट होंगे और दोनों किसी सर्टेन डिस्टेंस के अपार्ट बैठे होंगे। तो पी क्यू के बीच का जो डिस्टेंस था वो 0.1 मीटर दिया हुआ था, डायग्राम क्वेश्चन में गिवन था। तो 0.1 था, तो ए जो पॉइंट दिया हुआ है वो 0.05 हो गया, मतलब एग्जैक्टली मिड पॉइंट हो गया। ये 0.05, ये 0.05, ये डिस्टेंस भी 0.05, ठीक है। ये 0.1 मीटर है और ये भी 0.1 मीटर। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि पी सी क्यू जो है हमारा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, की तीनों साइडें जो हमारी बराबर है, 0.1 मीटर ईच। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पी क्यू की वैल्यू जो जो दिया हुआ है गिवन, हमें वो फटाफट से लिख के चलते हैं। पी क्यू है 0.1, उतना ही पी सी है और उतना ही सी क्यू है, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। पी ए कितना हो गया आपका? ए सी पी बी, ये भी 0.05 मीटर ईच है। उसके बाद अब मैं ए पॉइंट पर निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ से आपको ध्यान देना स्टार्ट करना पड़ेगा। ए पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ, तो एक बात का ध्यान रखना, देखो ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालेंगे वो पी वाले चार्ज की वजह से भी निकालेंगे और क्यू वाले चार्ज की वजह से भी निकालेंगे, ठीक है। ए पॉइंट पर, ए कोई भी एक सर्टेन पॉइंट है, एक कोई भी सर्टेन पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर आप इस चार्ज की वजह से भी निकालोगे, प्लस 10⁻⁸ की वजह से भी निकालोगे और -10⁻⁸ की वजह से भी निकालोगे। तो एट ए, ठीक है। अब आपको क्या करना है? चार्ज एट ए, तो ए पर जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो Q1 की वजह से होगी, दिस इज योर Q1। इस Q1 की वजह से ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो बाहर की तरफ जाएगी। अच्छा, बाहर की तरफ क्यों जाएगी? क्योंकि हमने पढ़ रखा है ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, और ए से देखना है मुझे। मान लो मैं ए पर बैठा हूँ और ये पी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि 10⁻⁸ पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव वाला जो आपका साइन होता है वहाँ से आउटवर्ड निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है। अगर मैं बात करूं, ये पॉजिटिव चार्ज है आपका, इस पॉजिटिव चार्ज से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो बाहर की तरफ निकलती हैं। तो ये रहा पी पॉइंट, ये यहाँ से देख रहा था तो आउटवर्ड निकल गई, बाहर की तरफ निकल गई, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 की वजह से 1/4πε0, ये K होता है, K Q1, दिस इज योर Q1 अपॉन में R²। सो R² पी ए डिस्टेंस हो गया R, तो पी ए कितना है? 0.05, तो 0.05 का स्क्वायर हो गया। इट इज़ अलॉन्ग पी ए। फिर बता रहा हूँ, पी से ए की तरफ बाहर निकल रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट इज़ अलॉन्ग पी ए। नेक्स्ट, यही पॉइंट पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से निकलेगी? Q2 की वजह से भी निकलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ए पॉइंट इस पे भी निकलेगी इसकी वजह से और Q2 की वजह से भी निकलेगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q2 1/4πε0। चार्ज जब Q2 आ जाए, क्योंकि Q2 के लिए मेजर कर रहा हूँ, और डिस्टेंस कितना है ए पॉइंट से Q तक का? R² हो जाएगा, 0.05 का स्क्वायर। इट इज़ अलॉन्ग ए क्यू, ये भी आपका ए क्यू की तरफ ही होगा, बाहर की तरफ ही होगा। और क्यों होगा? क्योंकि क्यू पर बैठा है माइनस साइन, और माइनस साइन जो होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आती है अंदर की तरफ, वो अपनी तरफ बुलाती है। तो ये रहा माइनस का साइन, और ये आपका जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। माइनस का साइन, ये -10⁻⁸ है इस चार्ज पे यहाँ पे, तो ये माइनस में है। अब ये माइनस में है तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, E2 का साइन आ जाएगा इधर, ठीक है। सो E1 और E2 की डायरेक्शन अगर मैं देखूँ तो सेम है,
पी के पॉइंट के हिसाब से जब मैं ए पे देख रहा था तो प्लस से बाहर निकलता है, तो बाहर निकल रहा था, E1 आया, इट इज़ अलोंग पी ए। और जब E2 के लिए देख रहा हूँ, मतलब कि Q2 चार्ज के लिए, तो माइनस साइन है तो अंदर आएगा, इनवर्ड आएगा, तो E2 भी साइन इसी तरफ आ रहा है। सो फॉर ए पॉइंट E1 एंड E2 बोथ इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ई नेट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। अगर अपोजिट होता तो हम माइनस करते, बट एक ही डायरेक्शन में तो हम प्लस कर देंगे। के क्यू बाई 0.05 का स्क्वायर प्लस के क्यू बाई 0.05 का स्क्वायर। ई नेट जो हमारा निकल के आ जाएगा, आप देख रहे हो वैल्यू सेम है, तो 1 + 1 2 टाइम्स के क्यू बाई 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में 0.05 का स्क्वायर। सो 2 इंटू 9 ये सॉल्व आप सब कुछ कर लेंगे, 72,000 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट तो आपको पता ही होगी, नहीं भी पता तो फॉर्मूले से आप फटाफट से निकालोगे। ई होता क्या है, फोर्स अपॉन में क्यू, फोर्स होता है न्यूटन और कूलर चार्ज हो गया आपका कूलम, तो ई जो आ जाएगा आपका 72,000 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम अलॉन्ग ए क्यू। दोनों की डायरेक्शन आगे की तरफ ही थी, तो ए क्यू के अलॉन्ग रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है सिर्फ। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी पर निकालनी है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर निकालनी है। और अगर एक बार ये टॉपिक क्लियर हो गया, उसके बाद आप कितने भी न्यूमेरिकल बना सकते हो उस टॉपिक के, वो आपको समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं डायग्राम मैंने हर पेज पे दोबारा इसलिए बनाए ताकि आपको बार बार वीडियो में पीछे ना जाना पड़े। सो हमने ए पे निकाल लिया है लास्ट पार्ट में, ठीक है। अब हम बी पे निकालेंगे, बी पे निकाल रहे हैं। सो एट बी फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q1, तो Q1 चार्ज कौन सा था, ये जो P पर बैठा हुआ था, 10⁻⁻8 जो है आपका वो Q1 है। अब डिट इज ड्यू टू Q1, तो E1, अच्छा अब मैं डायरेक्शन देख लूँ, B है, B से देख रहा हूँ मैं, P क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो बाहर निकालेगा। अब आपको मन में एक डाउट आ रहा होगा कि जब मैं ए पॉइंट देख रहा था तब मैं E1 बाहर यहाँ निकाल रहा था, तो देखो जहाँ से हम जिस पॉइंट से देखना होता है, ठीक है, वो उस तरफ की तरफ हम बाहर लेते हैं। जैसे कि अब P पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो आउटवर्ड निकलेगी, तो मैंने माना आउटवर्ड इधर निकल रही है, इधर बाहर की तरफ, ठीक है। सो वही फॉर्मूला फिर से 1/4πε0 k हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। पी से लेके बी तक का डिस्टेंस 0.05, तो 0.05 का स्क्वायर हो गया। डायरेक्शन हो गई अलॉन्ग पी बी, पी से बी की तरफ, ठीक। नेक्स्ट E2, अब ये तो मैंने Q1 चार्ज के लिए निकाला था, अब मेरे को Q2 के लिए भी निकालना है। E2 फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q2, सो E2 आ जाएगा के क्यू बाई 0.15 का स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये C पर कौन सा चार्ज बैठा हुआ है, C पर नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है। नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आएगी, अंदर की तरफ आएगी, तो मैंने आपको यहाँ लिख के भी दिया हुआ, E2 की जो वैल्यू है वो अंदर की तरफ है, B से C की तरफ। और B से लेके C तक का जो डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस है, ये 0.15 हो जाएगा, 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05, तीनों का सम 0.15 हो जाएगा। तो के क्यू बाई 0.15 का स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी किस डायरेक्शन में है, BC डायरेक्शन में है, ये B से C की तरफ जा रही है। E1 अब इधर है, E2 अब इधर है, ठीक है। ई नेट E1 माइनस E2, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 माइनस E2। अच्छा तो मैंने अब E1 ही पहले क्यों लिखा है, क्योंकि E1 का डिनोमिनेटर छोटा है और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, ये हमने डेरिवेशन में भी देखा था। ये डिनोमिनेटर इसका छोटा है तो ये E1 की वैल्यू बड़ी आएगी, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, E2 की वैल्यू छोटी आएगी। तो बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, बिकॉज E1 डायरेक्शन E2 डायरेक्शन आर अपोजिट। सो बाय मैग्नीट्यूड E1 बड़ा है E2 से, तो ई नेट निकल जाएगा। E1 की वैल्यू ये रहा 9, के की वैल्यू पता ही है 9 इंटू 10⁻⁹ होती है, इंटू चार्ज की वैल्यू 10⁻⁻8 अपॉन में आर स्क्वायर हो गया 0.05 का स्क्वायर, माइनस ये आपका E2 हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁸ 0.15 का स्क्वायर। ये E1 यहाँ से निकल जाएगा, सॉल्व कर लेंगे आप लोग, 36,000, ये आ गया 4,000। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी बी पॉइंट पर वो आ जाएगी 32,000 न्यूटन पर कूलम। दूसरा पार्ट आ गया आपको समझ में। नेक्स्ट चलते हैं इसी तरीके से, थर्ड वाला जो पार्ट है एट सी के लिए भी मैंने दोबारा डायग्राम बना रखा है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोर्स कंपोनेंट रिजॉल्व करना बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, क्योंकि यही वेक्टर सॉल्व अगर हो जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। सो प्लीज़ इस पार्ट को ज़रा ध्यान से देखें ना। अब सी पे निकाल रहा हूँ, सो सी पे निकाल रहा हूँ, तो एट सी फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1, सी पर Q1 की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी है वो किस डायरेक्शन में होगी, तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में 0.1 का स्क्वायर। अच्छा अलॉन्ग PC,
अब देखो सी से देख रहा हूँ मैं, सी पर बैठा हुआ हूँ मैं, सी पॉइंट से मुझे ऑब्जर्व करना है कि पी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी जा रही हैं। तो पी पॉजिटिव है तो बाहर निकालेगा, अलॉन्ग इस पी से सी की तरफ निकालेगा। तो मैंने E1 की डायरेक्शन देखो बाहर की तरफ लगा रखी है, तो पी से सी की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी आपकी 1/4πε0 क्यू अपॉन में 0.1 का स्क्वायर अलॉन्ग पी सी। उसके बाद E2 आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q2। अच्छा, अब C पर बैठ के जब मैं Q को देखूंगा तो Q के पास जो चार्ज है वो माइनस में है, तो अंदर की तरफ आती है माइनस में, तो C से Q की तरफ आएगी तो ये CQ आ जाएगा। और फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर, तो R डिस्टेंस जो हो गया वो 0.1 मीटर का स्क्वायर हो गया। नेट E कैसे निकलेगा, अब यहाँ कॉम्पोनेंट कैसे रिजॉल्व होंगे वो जरा ध्यान देना। देखो E1 जा रहा है ऐसे, E2 जा रहा है ऐसे, तो E1 अगर सीधा ही जाएगा तो मैंने ये डायग्राम में बना दिया, E1 जो है ये ऊपर की तरफ चला गया यहाँ पे, E2 जो है वो इस डायरेक्शन में आ गया ऐसे नीचे, ये E2 था, ये 60-60 थे, ये 60-60। अच्छा, E1 का जो कंपोनेंट है, E1 के साथ वाला एक्स एक्सिस में कॉस आता है, तो E1 cos 60 और ऊपर आ जाएगा sin 60। वैसे ये E2 है तो इसके साथ में 60 डिग्री है तो cos आ जाएगा, इसके साथ में E2 cos 60 और E2 sin 60 आ जाएगा नीचे। अब E1 E2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, ऊपर और नीचे वाला आपस में एक दूसरे को खा जाएगा मतलब कि कैंसिल आउट कर देगा। ऊपर E1 sin 60 है, नीचे E2, और E1 E2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, E1 की वैल्यू जो है और E2 की वैल्यू जो है वो सेम है, तो E1 sin 60 E2 sin 60 भी सेम रहेगा, ऊपर नीचे आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये आपका सिर्फ वैल्यू क्या रह जाएगी, E1 cos 60 प्लस E2 cos 60, दोनों E को ऐड कर दिया, E1 sin 60 इक्वल टू E2 sin 60 कैंसिल आउट कर देगा। सो E1 cos 60 प्लस E2 cos 60 दोनों प्लस हो गया, 2 टाइम्स E cos 60, 2 टाइम्स ऑफ E की वैल्यू डाल दूंगा 1/4πε0 cos 60 हो जाएगा आपका Q बाई ए, और cos 60 की वैल्यू 1/2 डाल के बाद में जो फाइनल आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये तो हो गया पुराना टॉपिक जिसपे न्यूमेरिकल करना मस्ट था। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, जो हमने आज डिस्कस करना है, वो है ये डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म 2 डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली हमने टॉर्क के बारे में पढ़ना है, इसमें टॉर्क के बारे में किस तरीके से पढ़ना है। सो लास्ट न्यूमेरिकल से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो, आपको टॉर्क के बारे में कैसे पढ़ना है, ये आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाई है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पर बनाई है नीचे से ऊपर, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब प्लस से माइनस की तरफ ऊपर जा रही है, प्लस से माइनस की तरफ ऊपर जा रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब मैंने इसमें एक डाइपोल बिठाया हुआ है, डाइपोल मतलब कि आपका ए पॉइंट पे ना एक माइनस क्यू चार्ज बिठाया हुआ है और एक बी पॉइंट पे ना एक प्लस क्यू चार्ज बिठाया हुआ है, और ए बी, ये जो दो डाइपोल बिठाए हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया ए बी वो 2a है। ठीक है, अब माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है -2 पॉजिटिव। सो जो नेचुरली, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो नेचुरली जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो ये मैंने पी लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है डाइपोल मोमेंट पी से डिनोट होता है, एरो लगा हुआ है, ये रहा आगे की तरफ। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन -q से q है। अब बात करते हैं, ये जो ए वाला जो यहाँ पर आपका चार्ज बैठा हुआ है -q, ये -q इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है अट्रैक्ट होगा। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ होगा क्योंकि माइनस प्लस अट्रैक्ट करते हैं, नीचे की तरफ जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज वो -q ही करेगा, क्योंकि ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज F/q। सो फोर्स कितना हो जाएगा, Q को मल्टीप्लाई में ले गया, F इज इक्वल टू -q। सो फोर्स जो लगेगी नीचे की तरफ लगेगी, और सेम वे यहाँ पर प्लस Q बैठा है और प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो मतलब माइनस एंड ऊपर होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। यहाँ फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, सो F बराबर हो जाएगा QE। सो आपको एक चीज जो पता है वो ये है, ए बी की वैल्यू 2a है, ए एंड बी आर द पॉइंट्स वेयर डाइपोल एग्जिस्ट, ए और बी जो है आपके डाइपोल के पॉइंट्स हो गए हैं। फोर्स ऑन चार्ज -q एट ए, तो फोर्स जो है आपका QE हो गया, इट इज अलोंग द डायरेक्शन अपोजिट टू ई। ए की वजह से जो नीचे फोर्स लग रही है -QE, इसकी डायरेक्शन ई से अपोजिट है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ EF आपको यहाँ दिख रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ EF ऊपर की तरफ है, +2 और फोर्स जा रहा है यहाँ नीचे, तो ये अपोजिट हो गया। फोर्स ऑन चार्ज Q एट बी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो भी F बराबर QE है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन इट इज अलोंग द डायरेक्शन टुवर्ड्स E, लेकिन ये F बराबर QE ऊपर की तरफ लग रहा है, सो ये आपका हो गया F बराबर QE।
सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है, और जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो नेट फोर्स डाइपोल पे लगता है वो जीरो होता है। आप निकाल सकते हैं, ये नीचे आ रहा था, ये ऊपर जा रहा था, ऊपर नीचे, और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू ई, सो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू ई माइनस क्यू ई जीरो, एज फोर्सेज आर इक्वल। सो अब देखो फोर्स कैंसिल आउट हो गया, और जब भी फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल होता है, अनलाइक होता है, तो वो फोर्स है वो कपल फॉर्म करता है। हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कपल के बारे में, इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेज होती है, सो इट फॉर्म्स कपल। और जब भी दो फोर्सेज कपल इंट्रोड्यूस कराती है, सो वो फोर्स आपका कहीं मूव कराने काम नहीं आता, वो रोटेट कराएगा, वो आपके दोनों डाइपोल को, ए और बी डाइपोल को रोटेट कराने में मदद करेगा। सो एज फोर्सेज आर इक्वल, unlike and parallel, acting at different equal, unlike, parallel at different point, it forms couple which rotates in anti-clockwise direction. It produce moment of force और torque. अब ये फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही थी और ये फोर्स जो नीचे की तरफ लग रही थी, ये कहीं आगे पीछे मूव नहीं कराएगा, ऊपर वाला फोर्स इसको नीचे खींचेगा और नीचे वाला ऐसे। आप फिर समझने की कोशिश कीजिए कि ये वाला जो फोर्स ऊपर है ये इसको इस तरीके से खींचेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो नीचे वाला है ये भी इस तरीके से मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये ऊपर से ऐसे घड़ी की उल्टी दिशा में। सो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये जो होगा ये इट प्रोड्यूसेस मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है टॉर्क। सो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है वो टॉर्क का इंट्रोड्यूस हुआ है। सो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो मैंने समझाया, ये चार्ट को एक बार कॉपी में फिर से बना लेना इस डायग्राम को, और इसको फिर से कोशिश करना बनाने की, चीज़ें समझ आ जाएंगी। 2a डिस्टेंस, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, माइनस है तो नीचे प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स नीचे फोर्स ऊपर, फोर्स विल कैंसिल आउट ईच अदर, और नेट फोर्स जब कैंसिल आउट हो जाती है तो मूवमेंट नहीं होती है, वहां पर सिर्फ रोटेशन होती है। ये डाइपोल दो चार्ज, मान लो ये पेन है मेरा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है ये एंड पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले पे फोर्स लग रही है नीचे और पॉजिटिव पे लग रही है ऊपर, तो ऐसे करते हुए जो है आपका घूमना स्टार्ट कर देगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो अब टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, फोर्स इनटू, अब मैंने एक डायग्राम में AC बनाया है विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो परपेंडिकुलर किसके होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के। सो अब आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ इंक्लाइन हो रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऊपर जा रही है, और इसके परपेंडिकुलर मैंने AC यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया है। सो AC हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल है किसके, AC डिस्टेंस के। सो F इंटू ए सी, तो F इंटू ए सी की वैल्यू AB साइन थीटा, क्यों, क्योंकि ये AB था, AB के साथ एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ देखिए जरा ध्यान से, ये AB है, AB के साथ एंगल बन रहा है थीटा, सो AB के साथ थीटा, तो ये वाली साइड BC हो जाएगी AB कॉस थीटा, और AB कॉस थीटा के परपेंडिकुलर जो लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी AB साइन थीटा। सो ये AB कॉस थीटा, ये AB साइन थीटा, सो आपका फोर्स इंटू AB साइन थीटा इज इक्वल टू फोर्स इंटू AB की वैल्यू आपको पता थी क्या है, AB है 2a, तो ये हो जाएगा आपका 2a साइन थीटा। सो F इंटू 2a, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। इसके बाद टॉर्क F इंटू 2a साइन थीटा, फोर्स क्या होता है Q इंटू ई, 2a साइन थीटा, 2aq साथ में आ जाएगा E साइन थीटा। 2aq इज डाइपोल मोमेंट, आपको पता है चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 2a, तो 2aq इज क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट PE साइन थीटा। सो PE साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P क्रॉस E, क्योंकि हमें पता है जब भी दो क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व होते हैं, तो दो क्रॉस प्रोडक्ट को जब ओपन करेंगे तो PE साइन थीटा एन कैप आता है, तो एन कैप अगर मैं डायरेक्शन अभी यहाँ नहीं ले रहा तो PE साइन थीटा आपका आ जाएगा। सो टॉर्क इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर, और ये भी हमें पता है कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो जो तीसरा वेक्टर आपको मिलेगा, जो टॉर्क मिलेगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू P एज वेल एज E। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो मैंने इसमें डायग्राम भी आपको इनिशियली यहाँ बना के दिया हुआ था, जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, ठीक है, अब जैसे हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, ये P ऐसे जा रहा था, सो P और E के बीच में कुछ एंगल बन रहा था जो थीटा था। सो E ऐसे जा रहा था, E और P के बीच में कुछ एंगल था थीटा, और E और P के परपेंडिकुलर, अब मैंने 2D प्लेन पे 3D फिगर तो नहीं बनेगी, लेकिन मान के चलो E P और जो टाउ है वो आपका जो है, टाउ जो होगा वो P के भी परपेंडिकुलर होगा और E के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो E ऊपर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, P डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, क्योंकि स्पेशल केसेस पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद
आपका स्पेशल केसेस में बात करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, टॉर्क जो होगा, टॉर्क क्या करना चाहेगा, ये जो टॉर्क जब इसको रोटेट करेगा, मान लो आपने यहाँ पर टॉर्क जनरेट करा और टॉर्क जनरेट करने की वजह से जो पेन ऐसे पड़ा हुआ था अब ये ऐसे हो गया, ये पेन ऐसे पड़ा हुआ था और ऐसे हो जाएगा। तो अगर ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा इस तरीके से, सो जो डाइपोल जो थीटा हो जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ई की जो डायरेक्शन है पी की भी ऊपर ही हो जाएगी, क्योंकि ये मान लो ये पेन पड़ा हुआ था, सो पी ऐसे जा रहा था, टॉर्क लगा, ऐसे हो गया पेन, अब पी ऊपर जा रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे थी, इसी के पैरेलल थी, वो भी ऊपर जा रही थी। सो जैसी अगर ये अलाइन होता है ऊपर की तरफ तो थीटा हो जाएगा जीरो और पी ई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू जीरो, तो डाइपोल आ जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब ये जो डाइपोल को रोटेट करवा रहा है, ये कौन करवा रहा है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। डाइपोल को रोटेट करवा रहा है आपका टॉर्क। टॉर्क की वजह से ही तो फोर्स जो थी वो इक्वल एंड कैंसिल आउट हो रही थी, वो टॉर्क ने उसको ऐसे घुमा दिया जिसकी वजह से थीटा जीरो हो गया और डाइपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब क्या हो गई, पैरेलल हो गई, साथ साथ हो गई, तो थीटा हो गया जीरो। सेकेंड केस, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल P align in the opposite direction of E, the electric field थीटा विल बी जीरो। अब क्या कह रहा है कि मान लो ऐसे था कुछ आपका, अब आपने ऐसे ना करके थीटा जीरो ना करके ऐसे घुमा दिया। अब ऐसे जब आप घुमा देंगे, ऐसे था डाइपोल होके ऐसे हो गया, तो जो थीटा अब बनेगा, दोबारा से डायग्राम में ले चलता हूँ, जो आपका ये डाइपोल था अब मैंने इसको उठा के ऐसे ले आया, ऐसे ले आया, तो जो थीटा की वैल्यू थी आपकी, जो थीटा था, ये पूरा का पूरा 180 हो जाएगा। सो ई ऊपर और पी नीचे, सो ई ऊपर पी नीचे, डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट। सो 180 आंसर जीरो ही आएगा, लेकिन डाइपोल तब आपका सबसे ज़्यादा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। 1 मार्कर में पूछा जाता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में होने के लिए थीटा कितना चाहिए होता है और अनस्टेबल में होने के लिए कितना चाहिए होता है। डाइपोल विल बी एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैक्सिमम टॉर्क कब होगी, आपको पता है पी साइन थीटा है फॉर्मूला, तो थीटा की वैल्यू जब 90 होगी तो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट तब होगा। ये हमारा टॉर्क का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल्स हैं। ये वीडियो लेक्चर मैंने पहले ही बताया था आपको, थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसमें मोस्टली टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। सो न्यूमेरिकल में फटाफट से मैं आपको वैल्यू बता दूंगा, सॉल्व आप लोग खुद करेंगे, फाइनल आंसर मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत आती है कॉमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके एग्जाम्स हैं, जिनके असाइनमेंट्स है, यूटी है, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब करवाइए, उनसे बोलिए शेयर करो, और आगे आप लोग बाकी दोस्तों को भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव चार्ज है, 4 माइक्रोकूलम, ईच प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 5 mm, कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट। फटाफट से छोटा सा क्वेश्चन है भाई, डाइपोल मोमेंट निकालना। डाइपोल मोमेंट पी का फॉर्मूला क्या होता है, 2AQ, तो 2A इंटू में Q। सो 2A की वैल्यू, अब आपको पता है 2A जो होता है उसके बीच का डिस्टेंस होता है 5 mm। 5 mm है तो मीटर में कर लोगे 10⁻³ चार्ज आपको पता है 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। सो P बराबर 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर, ये आपका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2, समझ आ गई ना, ऊपर डाइपोल मोमेंट सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस ऑफ 0, अब 2 चार्जेस है 0.1 माइक्रोकूलम, ये माइक्रो का साइन है, ठीक है, म्यू माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। द डाइपोल इज प्लेस्ड, जो डाइपोल हमने प्लेस कराया उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, न्यूटन पर कूलम से पहचानना है तुरंत, न्यूटन पर कूलम मतलब फोर्स अपॉन में चार्ज, ई की वैल्यू है ये। वट मैक्सिमम टॉर्क डज द फील्ड एक्सर्ट ऑन द डाइपोल, मैक्सिमम टॉर्क कितनी जनरेट होगी। सो क्यू की वैल्यू जो है वो 0.1 माइक्रो ये थी कूलम। 2A आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻²। ई की जो वैल्यू है वो 10⁵ न्यूटन पर कूलम है। टॉर्क जो है वो PE साइन थीटा। सो P जो है आप 2AQ से, P आपको पता है क्या होता है, आपको डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट जो P है वो 2AQ से निकल जाएगा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है साइन थीटा, मैक्सिमम टॉर्क में थीटा कितना 90 डिग्री, पी साइन थीटा से आप टॉर्क निकालेंगे 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन कूलम। नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट जो डेरिवेशन जिस पे हम ये वीडियो लेक्चर खत्म करेंगे वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी डाइपोल की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपको मैंने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा है, ये डाइपोल पड़ा हुआ था, डाइपोल को अब P जो थी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी वो ऐसे थी और इसके नॉर्मली था ऊपर की तरफ जा रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहां से यहां घुमाने के लिए
टॉर्क घुमा रहा है, बिल्कुल आपने सही पकड़ा था कि टॉर्क की वजह से घूम रहा है, टॉर्क इसे घुमा रहा है, लेकिन कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस डाइपोल को, दो डाइपोल को अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन की फॉर्म में यहाँ स्टोर होती है कि टॉर्क इधर से उधर घुमाने के लिए जो टॉर्क ने इधर से इधर घुमाया, वो टॉर्क की वजह से तो मूव कर गया, लेकिन कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा उस डाइपोल को अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए, उसके लिए हमने डेरिवेशन करनी है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो डाइपोल पोजेस करता है अपने पास बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पर्टिकुलर पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान वो अपनी पर्टिकुलर पोजीशन को चेंज करने के लिए, ऐसे पड़ा है डाइपोल, मैंने कहा थोड़ा सा घुमा दो, घुमा दिया, थोड़ा और घुमा दो, ये घुमा दिया, थोड़ा और ऐसे, तो ये जो अब मैं घुमा रहा हूं, मैं कुछ वर्क कर रहा हूं, और ये वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, डेट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैंने माना है कि ये दो डाइपोल है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो डाइपोल है, ये डाइपोल को घुमा रहा हूं, टॉर्क की वजह से घूम रहा है, लेकिन जो वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर होगा। सो फटाफट से छोटी सी डेरिवेशन है। वी नो डैट टॉर्क टी एक्टिंग ऑन द डाइपोल, जो टॉर्क काम कर रहा है डाइपोल पे, इट इज पीई साइन थीटा, इट ट्राइज टू रोटेट द डाइपोल। बिल्कुल जो अभी मैं समझा रहा हूँ 1 घंटे से कि टॉर्क जो है आपका रोटेट करेगा डाइपोल को। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क। सो जो वर्क डन, अब मैं आपको पता है कि डेरिवेशन हम जो करते हैं वो छोटा सा वर्क डन निकालते हैं और फिर उसे इंटीग्रेट कर देते हैं लॉन्ग पार्ट्स में। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, टाउ की वैल्यू ऊपर से मैंने डाल दी पीई साइन थीटा डी थीटा, डी डब्ल्यू की जगह इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू आ जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा को, अच्छा साइन थीटा को अब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो थीटा 1 से थीटा 2। बेसिकली थीटा 1 क्या है, थीटा 1 वो इनिशियल डायरेक्शन जिस पर है, थीटा 2 जहां आप उसे ले जाना चाह रहे हैं। अभी आपका डाइपोल ऐसे बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रही है, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है नॉर्मली, और अभी जिस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा 1, और रोटेट करा के ऐसे ले आया। सो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनेगा वो हो जाएगा आपका थीटा 2, क्योंकि थीटा है ही क्या, एंगल बिटवीन पी एंड ई। सो साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालते हैं, मैंने माइनस का साइन बाहर ले लिया, माइनस पीई, फिर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आ जाएगा। तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पीई, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सो स्पेशल केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन डाइपोल इज इनिशियली अलाइंड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रही है मेरी बात, क्या कह रहा है, ये कह रहा है जिस डायरेक्शन में, मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर थी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर थी, और इनिशियली आपका मैंने जो डाइपोल अलाइन कर रखे, डाइपोल की डायरेक्शन भी ऊपर ही है, तो पी की डायरेक्शन भी ऊपर है और ई की डायरेक्शन भी ऊपर है, पी और ई दोनों ऊपर की तरफ है। तो थीटा 1 कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि पी और ई के बीच में कोई एंगल नहीं है, पी भी ऊपर है, ई ठीक है, इनिशियली सेम है। तो मतलब मान लो ये रहा आपका डाइपोल पहले ऊपर, और ऊपर की तरफ ही लग रही है आपकी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से मैं टॉर्क की वजह से कुछ वर्क डन करूंगा, घुमाऊंगा। सो अब जो एंगल बन जाएगा घूमने के बाद वो हो जाएगा थीटा 2, कुछ भी हो सकता है, तो थीटा 2 को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पीई थीटा 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो कॉस थीटा 2 हो गया कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1 हो गया 0 डिग्री, माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा ये। सो वर्क डन स्टोर्ड इन डाइपोल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पीई मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेकंड पॉइंट, व्हेन डाइपोल इनिशियली एट राइट एंगल टू ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी अगर ऊपर की तरफ, तो डाइपोल उसके नॉर्मली बैठा हुआ है, परपेंडिकुलर है, तो इनिशियली जो एंगल थीटा 1 होगा वो 90 होगा, क्योंकि इनिशियली उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और फिर वर्क डन की वजह से कुछ रोटेट कराया, तो कितना रोटेट कराया मुझे नहीं पता, तो थीटा 2 को मैंने जस्ट थीटा मान लिया। सो माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, थीटा 1 हो गया 90, कॉस थीटा 2 को थीटा मान लिया, कॉस 90 होता है 0, सो ये रह जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। अब देखो पीई कॉस थीटा, तो आपको पता है कॉस थीटा 2 डॉट प्रोडक्ट के आंसर में आता है। सो यू इज पोटेंशियल एनर्जी साइन, स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। सो
डेट इज़ फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लिए इतना ही। ये दोनों डेरिवेशंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नोट्स जितने हो सके अपने फ्रेंड्स वगैरह, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी कर सके चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी सारे के सारे बच्चे घर पर है तो पढ़ाई सफ़र नहीं करनी चाहिए। सो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि शेयर करो जितना हो सके, नोट्स शेयर कीजिए बाकी बच्चों से पढ़ाई के लिए। और अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।